फिरोज सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहता हूँ जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि एफसीएनआर डिपॉजिट पर आरबीआई ने जो रिलीफ दिए हेजिंग कॉस्ट को अपने ऊपर लेकर। बताएं सर, कितना फ़र्क पड़ेगा? आपके भी विदेशों में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आपके ऑफिसेज भी हैं। क्या आप भी अपने क्लाइंट्स को ये कहेंगे कि इसका फ़ायदा उठाएं, भारत में डिपॉजिट बढ़ाएं? अब बिल्कुल अनिल सर, देखिए एफसीएनआर डिपॉजिट्स एनआरआई के जो हैं, उसकी जो हेजिंग कॉस्ट पे रियायत मिली है तो बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि एफसीएनआर डिपॉजिट्स इंडिया में टैक्स फ्री होते हैं। एनआरआई के लिए बहुत अच्छी बात है कि एफसीएनआर डिपॉजिट्स, अगर कोई कोई भी इन्वेस्टर आता है जिनके एफसीएनआर डिपॉजिट होते हैं, उसको हम कभी भी ये प्रचार नहीं करते कि आप डेट फंड में आ जाओ, या बिकॉज एक आर्बिट्राज है उनके लिए। वो आर्बिट्राज यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पॉइंट वन। ये बहुत बड़ी खबर है बिकॉज India की largest inflows. India is one of the few countries where we get the largest inflow from आवाम जो बाहर है। 3-4 करोड़ लोग जो एनआरआईज जो एस्टिमेट है। ऐसी कोई देश नहीं होगा जितने जिसके यहाँ उनके रूट्स इतने मजबूत हों कि वापस पैसा आता है इमिग्रेंट से, फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्चुअली लेफ्ट द कंट्री। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है। और पास में भी देखा गया है कि इसी से नीडल मूव की। बाकी जो है वो काफी सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलता है। अगर आप एफपीआई की भी देखें तो एफपीआई ने अपनी लिमिट यूज नहीं की थी। 3 लाख 15-16 हजार करोड़ निकले थे वॉर के बाद। वापस भी आ गए 11 हजार करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में। सो आई थिंक द आंकड़ा करंटली इज अबाउट 3,30,000 ऑफ एफपीआईज इन इंडियन जीसेक बॉन्ड्स, जो ना के बराबर था बिफोर वी गॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स इन 2024 जून। ठीक बात है। तो बड़ा फ़ायदा होगा जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हैं या भारतीय नागरिक, लेकिन एनआरआई हैं, तो वो पैसा भारत में लाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है एफआईज के टैक्सेशन को लेकर, कि अब आपको न तो अगर बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं तो न तो यहाँ टैक्स देना है, ब्याज की कमी भी आपकी टैक्स फ्री होगी, विद होल्डिंग टैक्स जो 20% लगता था वो भी नहीं लगेगा। इन सबको कैसे देखते हैं, फ़ायदा किसे होगा ये भी समझाइए। यस अनिल सर, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, पहले तो जो खबर है 12.5% एलटीसीजी, वो इतनी बड़ी खबर नहीं है। क्योंकि यार, अगर एक बॉन्ड होता है तो इंटरेस्ट इनकम होता है। तो कैपिटल गेन्स मार्क टू मार्केट की वजह से आता है, और मार्क टू मार्केट इतना इजीली नहीं आता बिकॉज यू गॉट अक्रूवल्स। अगर कोई जल्दी बेचता है, कूपन के बिल्कुल पहले बेचता है, तो शायद कैपिटल गेन आ सके, वो भी एलटीसीजी आने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो दैट इज समथिंग विच इज ओके। बट ये जो 20% विथहोल्डिंग टैक्स था, वो तो हर बॉन्ड पे लगता था। दैट वाज ऑलमोस्ट डेटरेंट टू ईच बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे होगा और 20% की विथहोल्डिंग टैक्स है। बट अगर उस कंट्री के साथ हमारी डीटीए है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, तो एग्रीमेंट है, डीटीए है, तो फिर इंसान को 20% क्लेम करना पड़ता था अगर कोई सिंगापुर से आ रहा है एफपीआई। सो आई थिंक वो लॉजिस्टिकल जो नाइटमेयर था, एंड दैट वाज अ वेस्टफुल प्रॉब्लम, और अ फ्रिक्शन व्हिच वाज यूजलेस, क्योंकि पैसे वापस भी चले जाते थे। और एक इंसान होता है, एनआरआई होता है, वो क्लेम ना करे, मानता हूँ। एफपीआई को अपने भी ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफी लोग, तो वो क्लेम कर ही लेते हैं। वो खाली हमें उसका एक एडवांस टैक्स मिलता था, वापस देना भी पड़ता था इफ दे हैव कम थ्रू अ टैक्स हेवन। एंड मोस्ट एफपीआईज यूज अ टैक्स हेवन। सो किसको फायदा होगा? जो भी एफपीआई उस कंट्रियों से आएगा, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, और जहां से टैक्स हेवन है वहां से आएगा, तो उसको ये बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। टैक्स की रियायत भी मिलेगी और कंप्लायंस की ओवरऑल बेनिफिट होगी। अब पहले क्या नियम था कि 20% विथहोल्ड करते थे और 12.5% की कैपिटल गेन थी। तो प्रैक्टिकली अब एक टैक्स फ्री हो गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड एट द होम कंट्री व्हिच द एफपीआई एक्चुअली बिलोंग्स। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज, बोथ कंप्लायंस वाइज एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न वाइज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आई है आपके लिए, बॉन्ड में एफआईज को छूट मिलना। और इक्विटी निवेश के लिहाज से भी जो इंडियन ओरिजिन्स के फॉरेन सिटीजन्स है, या फिर ये कहते हैं कि एनआरआईज है, उनकी लिमिट जो 10% से 24% बढ़ाई है, क्या लेकिन वाकई में इसमें सिग्निफिकेंट पैसा इक्विटी में आ सकता है, या फिर इसके लिए तो एफआईज का टैक्सेशन घटाना ज़रूरी है? यस, इसमें इक्विटी का पैसा ज्यादा नहीं आएगा, जैसे आपने अनिल सर आपने खुद ही उत्तर दिया। आई थिंक इक्विटी के टैक्सेशन में एफपीआई को या एफआईआई को कम टैक्स देना आई थिंक मेक सेंस। देखो, आज की डेट में हमारी एक ऑफिस है दुबई में।
अब दुबई से कोई एनआरआई या कोई भी इन्वेस्टर गिफ्ट सिटी के थ्रू या फिर दुबई रेसिडेंट होता है, तो अगर वो एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले लेता है या सिंगापुर या दुबई की जहां भी वो रहता है, उसको अगर इंडियन म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री है इंडिया में, तो एक एफपीआई को डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे भी टैक्स की रियायत देना इज एन एक्सटेंशन। अब अगर दुबई वाला रेसिडेंट, अगर आप अनिल सर अगर दुबई के रेसिडेंट होते और अगर वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो उनको टैक्स लगती है इंडिया में, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस उस डायरेक्ट इक्विटी की इंडिया में। तो म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स फ्री फॉर एनआरआईज बेस्ड आउट ऑफ दुबई, अगर वो टैक्स रेसिडेंसी टीआरसी जिसको कहते हैं वो ले लें। तो आई डोंट थिंक हम ये पार्शियली दे ही रहे हैं, अगर एनआरआई को दे रहे हैं तो एफपीआई को डायरेक्ट इक्विटी में देना इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिक। सो दैट्स पॉइंट वन। बॉन्ड मार्केट में मुझे बहुत उम्मीद है। देखिए, अब पहला बार इंडियन बॉन्ड अगर कोई फॉरेनर ने खरीदा था प्रैक्टिकली इन सम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वाज जीबीआई का जो इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डिवर्सिफाइड जेपी मॉर्गन का जो फंड था, उसको हमने 28 जून 2024 में हम उसमें एंटर किए थे और 10 महीनों में हमने 11% उन्होंने बढ़ाया था। मार्च 25 तक ऑलमोस्ट 10% की हमारी ओनरशिप हो गई थी। तो वैसे ही मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स जो WGBI कहते हैं, उसमें अगर हमारी इंक्लूजन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वर्ल्ड के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में नहीं है हम। वो एफटीएससी रसल्स पब्लिश करता है और ब्लूमबर्ग का ग्लोबल एग्रीगेट ब्लूमबर्ग जो पब्लिश करता है वो अंडर रिव्यू है। अगर हम आएंगे तो 0.7 की वेट होगी। दीज आर द टू कैश फ्लोज विच वी कैन एक्सपेक्ट बॉन्ड मार्केट में। अगर ये दो बॉन्ड की इंडिसेस में हम इंक्लूड हो जाए तो बहुत खुशखबरी होगी। आई थिंक रुपये को और फायदा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 2 चीज़ें हो जाए तो बॉन्ड्स में और ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन ओवरऑल पॉलिसी को कैसे देखते हैं सर आप? जो आरबीआई गवर्नर साहब ने पेश की है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? मैं पॉजिटिव ही मानूंगा सर, गिवन द करंट सर्कमस्टांस। ऑफ कोर्स इस सर्कमस्टांस में आपकी अगर जीडीपी की अनुमान 6.9 पे रखी गई है, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन 4.6 है फॉर एफवाई 27, और इतने सारे मेजर्स किए गए हैं, फार की एक्सपेंशन हुई है, एफपीआई की लिमिट निकाल दी गई है, एनआरआई ओसीआई पे सपोर्ट मिला है, ईसीबी बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स रेज कर सकते हैं उनको स्वैप्स की काफी अच्छी, उनको भी अच्छा डिस्काउंट मिला है। आई थिंक ओवरऑल आई वुड से वेरी ऑपर्चून, वेरी टू द प्रॉब्लम। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रुपये की स्लाइडिंग, which is making things imbalanced both in the capital markets and economy। उस पे काफी तवज्जो दिया गया है और जितना उनके हाथ बंधे थे उसमें इतना किया है उन्होंने। आई एम रियली हैप्पी गिवन द डार्क क्लाउड्स वी हैव। ओके, परफेक्ट। अब ये सारी चीज़ों के बीच में सर सबसे बड़ा सवाल रही सर, ये मार्केट चलता क्यों नहीं? यस अनिल सर, बिल्कुल, ये मार्केट चलता क्यों नहीं, बट मार्केट एक चीज बिहेव दिखा रही है सर। आई हाँ, थिंक वो वॉर को इंडियन मार्केट इग्नोर करने की स्थिति में है। ऑफ कोर्स बड़े बड़े फॉल नहीं हो पाएंगे, ये तो पहले से स्टांस है। आप देखिए ना, मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, वो इतने मायूस थे, इतने मायूस थे कि मुझे मुझे डर लगने लग गया कि भाई ये इतने मायूस क्यों हैं, कुछ कर ना लें, इतने मायूस हो गए थे। तो मैंने उनको बताया, सर देखो, मार्च 30 से आज की डेट में हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो 14 स्कीम है, उसमें 5 स्कीम आफ्टर वॉर, 26 फरवरी के वॉर के बाद हमारी 14 स्कीम में 5 स्कीम पॉजिटिव में है वॉर के बाद। और टोटल पोर्टफोलियो 2.5% नीचे है, निफ्टी 8% नीचे है 26 फरवरी से 3 जून की आंकड़े दे रहा हूं। बट अगर आप देख रहे हैं कि इंसान के मूड 2% 2.5% गिरावट आई है उनके म्यूचुअल फंड में, बट मूड कहाँ है और इतना नीचे है मूड, और आंकड़े कहाँ हैं। सो आई थिंक इतना आज का जो करंट समय है कि इतनी न्यूज मिलती है, इतने आर्टिकल मिल जाते हैं कि नो प्लेस टू हाइड, तो थोड़ा भारी भरकम डर लगता है। बट आंकड़े इतने खराब नहीं है, निफ्टी 8% डाउन है भाई वॉर से। मेरा ये, मैं उनको समझा के आया, म्यूचुअल फंड तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को ही फॉलो करते हैं, 2.5% नीचे है। बट सोचो, लोग कह रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, नो प्लेस टू हाइड, एक आर्टिकल उन्होंने फॉरवर्ड किया था। मैंने कहा क्यों छुपना है, 2.5% की रिटर्न तो यार एक दिन में चली जाती है। बट टुडे वी गेट लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया व्हिच ट्राइज टू सेल फियर बिकॉज इट सेल्स। बिकॉज क्या सर, वो क्या इतनी पिछले 3-4 सालों में पैसा बनाने की इतनी आदत पड़ गई ना, मतलब जल्दी बनता है, ज़्यादा बनता है, कम मेहनत से बनता है। आप सोचो उससे फटाफट बन जाता है और उससे ज़्यादा भी बन जाता है। तो अब ना वो नहीं बनने का फ्रस्ट्रेशन, खोने का फ्रस्ट्रेशन कम है, नहीं बनने का ज़्यादा है। अब आपके दर्शक को थोड़ी आदत बिगड़ गई होगी, वो तो बट आप लाते हैं। नहीं, बात तो सही मेरे है, एकदम। क्लाइंट अनफॉर्चुनेट
इतने बिगड़े नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने इतना पैसा 7-8% बनाया, बट ओवरऑल नहीं नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि सही और सही लंबा तरीका तो यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते जाएं, तभी आपकी वेल्थ अच्छी बनती है। नहीं तो फिर ये तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें मार्केट में हमेशा चलती रहेगी। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आज सारे पॉलिसी से जुड़े और आरबीआई के टैक्सेशन, उसके अलावा एफआईएस के टैक्सेशन से जुड़े सारे मुद्दों पर आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।